ठीक है जी, ये सब। तो क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंस एज ऑन 31st March 20। पहले मेरा आपसे एक सवाल है, ये कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। सो दिस इज एंडिंग ऑन 31 मार्च, तो मेरा क्या है, फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल? 20, 21, 19, 20 कौन सा है? एग्जैक्टली। तो 19, 20 पूरे फोकस से करिएगा बच्चे। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गवास्कर, बहुत अच्छी बात है, ये मिस्टर गवास्कर है, कोई बिजनेसमैन है, बहुत अच्छी बात है। हु कैरीज ऑन बिजनेस अंडर द सेम नेम एंड स्टाइल ऑफ मिस्टर गवास्कर विश्वनाथन कंपनी एट बॉम्बे। ठीक है भाई, 19, 20 का डेटा है, गवास्कर जी का बिजनेस है। मुद्दे की बात यह है कि ये क्या दे रखा है? हाँ जी, ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रायल बैलेंस गिवन है और ये नीचे आपको दी हुई है एडजस्टमेंट। ये दोनों सेपरेट पॉइंट्स होते हैं बच्चे। सेपरेट पॉइंट का मतलब, अगर आपको ट्रायल आता है ना, तो आप मान लीजिए 50% तो आपको आता ही है बच्चे। क्यों, बोल सकता हूं ना? ठीक है, एक सेकेंड। तो पहले हम फोकस अपने ट्रायल पर करेंगे। आप सोच के देखो, मैं एडजस्टमेंट का आपको लोड ही नहीं दे रहा हूं अभी। आप सिर्फ ट्रायल की सही जगह तो डाल दो, वो भी 50-60% ऑफ द काम होता है। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। आप बता दो। नहीं, वो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये पहले में पूरा क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जीक्यूशन बाद में देखेंगे, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, अभी नहीं करना है बच्चे कुछ भी, पहले मैं एक बार वैसे ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूं आपको। आप मुझे बताइए, कैश को मैं कहां दिखाऊंगा? कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, एग्जैक्टली। फर्नीचर ट्रेडिंग में आएगा ना जी, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 मार्च 20 की बन रही। ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट, बिल्डिंग, मोटर कार, क्रेटर्स, और इतना तो आपको पता लग रहा है ना, एसेट या लायबिलिटी, समझ रहे हो? लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लोन है जी, बैलेंस शीट। ये देखते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो नेचर, जिंदगी में बस आपको ना यही सवाल पूछना है कि इसका नेचर क्या है। नेचर चार होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्या नेचर? लायबिलिटी, एग्जैक्टली। लायबिलिटी होता है कि इतने का प्रोविजन, वो याद है, बोला भी था मैंने। तो अगर ये लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट जाएगा ना रे। बस हाँ, ये जरूर है कि ये ओपनिंग प्रोविजन होगा। अब अगर मैं ड्यूरिंग द ईयर 10,000 और बना दूंगा, तो प्रोविजन तो 40 हो जाएगा ना, इसलिए बैलेंस शीट में 40 जा रहा हो। समझ रहे हो बच्चे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन और नीचे मान लो कुछ नहीं है, तो 30,000 बैलेंस शीट। क्वेश्चन बोले 10,000 और बनाओ, अगर और बनाओगे तो 10,000 का खर्च और 10,000 की लाइबिलिटी बनी, तो प्रोविजन तो 40 का हो जाएगा ना। क्लियर है बच्चे? ये आपको रिलेट होना चाहिए। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, पीएनएल, रेंट ऑफ गोडाउन ना, ट्रेडिंग नहीं है क्या, फैक्ट्री है वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, बट ये पीएनएल में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ओके, पीएनएल। रेट्स एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, बस इतना समझ आ रहा है, इनकम होगी ये। फ्रेट ऑन परचेज, ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड्स है जी। ठीक है ना, कैरेज इनवर्ड्स है, कैरेज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स होता है तो पीएनएल जाता है। इनवर्ड्स होता है व्हेन यू परचेज समथिंग। आपकी फैक्ट्री है, आपने 5 करोड़ का सामान मंगवाया है। सामान कैसे आएगा? ट्रक से। ट्रक वाला पैसे लेगा, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। गुड्स आर कमिंग इन योर फैक्ट्री, बट व्हेन गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम योर फैक्ट्री, दैट्स कैरेज आउटवर्ड्स। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाए। ड्रॉइंग्स, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, जनरल ऑफिस, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, मोटर कार एक्सपेंस, कैपिटल।
भाई साहब ये तो बेसिक बात है। अगर हम इसको भी डालने में स्ट्रगल कर रहे होंगे तो हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं जिंदगी में। आप मुझे बताइए कोई दिक्कत पहले यहाँ तक। अच्छा एक ऐसा छोटा सा सवाल, अगर मैं कुछ ना करूं और मैं आपको बोलूं बस इतने में ही क्वेश्चन कर दो, क्या तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? 100% हो जाएगी। 100% हो जाएगी। क्योंकि आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। ठीक है, सही जगह डाल दोगे अगर आप तो 100% मैच हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स इज योर सेकंड पार्ट। और भाई इसमें तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। आप मुझे बताइए बच्चे, अगर आपको ये एडजस्टमेंट जो दिख रही हैं, ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, पहली एडजस्टमेंट हैवी है, छोटी छोटी एडजस्टमेंट करेंगे बेटे। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको करके अभी सारा ट्रीटमेंट दे दूंगा, स्टार्ट आप ही करोगे। ठीक है। छोटी एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 2। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर 4,40,000। क्या दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट में है, दो इफेक्ट क्या आ जाएंगे? एक तो ट्रेडिंग में, ठीक है जी, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगला पॉइंट अच्छा है। सारे पॉइंट कराऊंगा आपको, सारे समझाऊंगा, फिर करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। 2 month रेंट फॉर गोडाउन इज, यानी कि गोडाउन का 2 महीने का किराया अभी तक पेंडिंग। अच्छा जी, अगर पेंडिंग है, पेज नंबर कौन सा था? 160, 161। वो इस पेज के हिसाब से हो गया तो। हाँ जी, ये ठीक है ना। मुझे सारा कोई बात नहीं आई है। ठीक है। हम लोग थे भाई, स्टॉक की बात तो मैंने कर ली थी आपके साथ। 2 months रेंट इज आउटस्टैंडिंग। अब आपका ना एक दिमाग चलना चाहिए। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो क्या हमने इसको रिकॉर्ड कर दी है? नहीं। और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, क्यों कि आपको कैसे पता रिकॉर्ड नहीं करा? क्योंकि एडजस्टमेंट में। बट एक बार ना डबल चेक हो जाता है, कहीं ट्रायल के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट तो नहीं था? क्या था? नहीं था। आपके ट्रायल के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा ही नहीं था। ठीक है। इसका क्या मतलब है? क्या आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी? नहीं। तो अगर हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी, क्या आपने खर्चा रिकॉर्ड करा होगा? नहीं करा। इसका मतलब आपने जो रेंट का खर्चा जो ट्रायल में रिकॉर्ड करा होगा वो 10 महीने का होगा। भाई जब 2 महीने का तूने उधार नहीं रिकॉर्ड करा तो 2 महीने का खर्चा भी तो नहीं करा होगा। इसका मतलब आप समझो कि ये जो रेंट फॉर गोडाउन है ये 10 महीने का। बताइए, अगर ये 10 महीने का है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पर मंथ कितना निकलेगा? 5500। तो आप मुझे बताइए कितने महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है बच्चे? 2 महीने। 2 महीने विच इज 11,000। ठीक है बच्चे, यहां तक कंक्लूड करा आपने। इसका मतलब पता है आपको? आपने 11,000 का ना तो खर्चा रिकॉर्ड करा, ना ही लाइबिलिटी। तो दो ट्रीटमेंट आ गए आपके सामने। एक तो पीएनएल में ऐड कर देना, ऐड आउटस्टैंडिंग 11, रेंट पकड़ोगे 55 प्लस 11 कर दो, और लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000 दिखा दो बच्चे। कहिए साहब, क्लियर है सेकंड पॉइंट? आइए अगला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। बच्चे विश्वनाथ से लोन लिया था क्या? था कुछ। ठीक है, ये देखो, लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख। अच्छा जी, क्या ब्याज है भाई? 12%। लोन कितने का था? 3 लाख। 3 लाख का 12%, 36,000। बट एक बात और दी हुई है, बिना सोचे समझे पूरे 12 महीने निकालने का लॉजिक नहीं है।
लोन लिया है 1/5/19 को, यानी कि 1/4/19 से चालू था ना ये तो, एक महीने बाद लिया तो 11 महीने का ब्याज हुआ ना, खर्चा तो 11 महीने का हुआ, तो 3 लाख का 12% 11 महीने का, तो लॉजिकली खर्चा कितने का है जी? 33। सो द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 33,000, 33,000 है। अब आप मुझे बताइए मैंने बुक कितने का कर, हाउ मच इज नॉट बुक्ड? 6,000। 6,000 का खर्चा भी डलेगा, 6,000 की लाइबिलिटी भी डलेगी। आप इंटरेस्ट जब लिखोगे 27,000 लिख के प्लस 6,000 कर दोगे 33,000 बन जाएगा, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हाउ मच? 6,000। यानी कि ये जो 6,000 है जो आपने निकाला, ठीक है, इफ आई मैं सिर्फ इम्पैक्ट लिखूं अगर यहाँ पे मेरे को 6,000 का खर्चा और लाइबिलिटी बनानी है, एक तो पीएनएल में जाएगा और एक बैलेंस शीट में लाइन। क्या ये क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत अच्छा है और डिटेल्ड होगा थोड़ा सा और ध्यान से करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर्स। पहले तो मुझे मेंटेन्ड का मतलब बता दो। क्लोजिंग, मेंटेन्ड का मतलब होता है क्लोजिंग। ये एक्चुअल बैड डेट है प्रोविजन है? प्रोविजन। तो जब आप ये लाइन पढ़ते हो ना, तो अब आपके दिमाग में एक टेबल बनना चाहिए पहले, और वो टेबल क्या है कि मुझे पहले ये जानना है कि मेरा ओपनिंग प्रोविजन क्या है, फिर मैं क्रिएट कितना करूंगा, और उसके बाद ही तो क्लोजिंग आएगा। यही तो होता है। और क्लोजिंग को क्या बोला जा रहा है रे? मेंटेन। और मुझे मेंटेन कितना करना था? 5% ऑफ डेटर्स। डेटर मेरे पास अभी नहीं है, देख लूंगा अभी मैं। आइए जरा डेटर्स ढूंढते हैं पहले तो, हालांकि मुझे अलर्ट रहना है। 8,60,000 सीधा लेने से पहले मुझे ये देखना चाहिए, अरे भाई कहीं बैड डेट तो नहीं है। तो बैड डेट है क्या? ना रे, प्रोविजन नहीं बोल रहा मैं। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं 8,60,000 का 5% करूं? 5% ऑफ डेटर था ना, या मैं 8,40,000 का 5%? कैसी बातें कर दी आप। जो चीज ट्रायल में है वो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट गया हुआ है। अगर बैड डेट ट्रायल में है तो बैड डेट टू डेटर डल चुका है, और आपका डेटर ऑलरेडी 20,000 का नुकसान उठा चुका है, तो इसीलिए 8,40 पे नहीं होगा। लेकिन अगर ये बैड डेट एडजस्टमेंट में होता तो मैं उसको माइनस कर, ये बात आपको समझ आनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू क्रिएट 5% ऑफ 8,60,000। ये बात क्लियर है बच्चे? कितना आ रहा है? इतना क्लोजिंग होना चाहिए सर। बात ये ओपनिंग कितने का है? 30,000। अब आप बता दो मैं कितना क्रिएट करूं जो 43 हो जाए? 13,000। और बात इतनी सी है जी, जो आप क्रिएट करते हो ना वो जाता है पीएनएल में। क्यों? मैं आपको बता दूंगा, हर चीज बता रखी है मैंने। इसी की तो एंट्री डलती है, पीएनएल टू प्रोविजन। और जब आप एंट्री डाल रहे हो पीएनएल टू प्रोविजन, सोचिए पीएनएल है तो वहां पे टू प्रोविजन आ जाएगा। और रही बात बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में डेटर्स कितने से दिखाऊंगा? 8,60, 8,60,000 लेस, लेस बैड डेट्स। नो, बैड डेट्स ऑलरेडी रिड्यूस है, बैड डेट माइनस नहीं होगा ट्रायल में। लेस प्रोविजन कितना? एग्जैक्टली, क्लोजिंग प्रोविजन दैट्स 43,000। बताइए सॉर्टेड है ना बच्चे? अगर नहीं भी हर क्वेश्चन में आता रहेगा, भी होता रहेगा, लेकिन आपको बैड डेट पे अलर्ट रहना है। ठीक है बच्चे? बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया ना वैसे? चलिए, तो वो ऊपर वर्किंग नोट जो बना हुआ है तो वो है। अच्छा, अगला पॉइंट भी बहुत अच्छा है।
ठीक है, वो 6 पॉइंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। क्या बोल रहे हो सर ये? पहले तो मुझे ये बताओ, खर्चे का नाम क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके अंदर क्या इंक्लूड हो गया है? और वो 40,000 किस चीज का है? प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस ना, पर्सनल खर्चा होता है, समझ रहे हो? पर्सनल खर्चा कितने का करा है जी? 40,000 का। और उसको किस में घुसा दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका मतलब अब मैं जरा इधर अगर आऊं तो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम है कितने का? तो आप एक चीज समझो कि जब आप पीएनएल बनाते हो तो आप तो इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 लिख देते, पर इसके अंदर तो मेरा पर्सनल खर्चा घुसा हुआ है। तो ऐड करूं या माइनस करूं? पहली बात तो माइनस करूंगा 40,000। एट द सेम टाइम जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट में ड्राइंग्स जाएंगी, ड्राइंग्स कितने की दी हुई है? 1,20,000 जो कैपिटल में से माइनस होती है। तो ड्राइंग 1,20,000 है या ड्राइंग भी बढ़ गई? क्योंकि भाई मेरी करेक्ट एंट्री थी ड्राइंग्स टू कैश, जो बिजनेस में होनी चाहिए थी। मैं बिजनेस का पैसा यूज करा ना, कोई बात नहीं, टू कैश तो होगा ही होगा। डेबिट क्या होता है? ड्राइंग्स टू कैश। मैंने क्या कर दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। काहे डेबिट करा इंश्योरेंस प्रीमियम को? क्रेडिट कर दिया, ड्राइंग्स डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुई? ड्राइंग्स टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ड्राइंग्स भी बढ़ गई और इंश्योरेंस कम। पहले 40,000 का ट्रीटमेंट ले रहे बच्चे, और ये बात खत्म नहीं हुई। ऐसा करने से इंश्योरेंस का खर्चा कितने का दिखेगा आपको? 15,000 का। अब आगे की लाइन पढ़ते। बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस हाउ मच? 15,000 कवर्स द पीरियड ऑफ 1/4/2019 टू 30/6/2020। कितने महीने का है ये 15,000? 12 महीने या 15 महीने? और 15 में से कितने महीने अगले साल के जा रहे हैं? तो भाई उसका पैसा भी दोगे तो खर्चा भी थोड़ा ना रिकॉर्ड करोगे, उसको तो प्रीपेड बोला जाता है। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ कि 15,000 15 महीने का? ठीक है ना, 15,000 15 महीने का। तो हर महीने का तो 1,000 रुपये हुआ। तो कितने महीने का आगे जा रहा है? तो 3 महीने का 3,000 प्रीपेड है। तो आप क्या करोगे? एंट्री प्रीपेड टू एक्सपेंस। प्रीपेड एसेट बनाया 3,000 का, टू एक्सपेंस करा, विच मीन्स आप यहां से लेस करेंगे 3,000 रुपये, प्रीपेड है ये, और बैलेंस शीट में एसेट में दिखा दोगे प्रीपेड 3। समझ आ रहा है बच्चे? अब कौन सा पॉइंट रह गया बच्चों? फर्स्ट पॉइंट। और फिर हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर जी डेप्रिसिएशन के ऊपर है, कुछ पॉइंट आसान है, कुछ वो है। 4 पॉइंट है डेप्रिसिएशन के। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्या हो रहा है? एक मिनट। चलिए आइए, ठीक है। आइए, सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चे? बिल्डिंग को क्या रेट पे डिप्रिशिएट करना है? पहले मैं इम्पैक्ट बता देता हूँ, अमाउंट तो निकाल लेंगे। एक तो पीएनएल में दिखा दोगे, और एक बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू में से कम कर दोगे। अब सवाल ये है कि 5% किसका निकलेगा? जितने की बिल्डिंग है। बिल्डिंग कहाँ है जी? 6 लाख। 6 लाख का 5%,
कितना? 30,000। 10% 60,000 होता है, आधा कर दिया मैंने 30,000। पीएनएल में 30,000 और बैलेंस शीट में भी 30,000 माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दिख जाएगी बच्चे? 5,70,000 जी। 6 लाख की है, 30,000 कम। क्लियर है बच्चे पहला पॉइंट? वेरी गुड सर। बड़े वाले पॉइंट, अरे छोड़ो ना बेटे, पहले इजी पॉइंट करेंगे। मोटर कार देखो, मोटर कार कितना परसेंट? 20%। ओहो, मोटर कार है कितने की सर? वेरी गुड, आपको दिख गया, मुझे नहीं दिख रहा। मोटर कार 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना था? 40,000। 40,000 पीएनएल में, 40,000 को माइनस कर दोगे बैलेंस शीट में 2 लाख में से। टोटल कितने पॉइंट है बेटे? 4। मैंने आपको 2 पॉइंट करा दी। क्या ये 2 पॉइंट आप खुद करेंगे? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े पॉइंट है बच्चे, मैं ही कराऊंगा आपको। आइए अगला पॉइंट अच्छा है, पॉइंट नंबर बी। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय 10। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिक्सचर्स? फर्नीचर तो समझ आता है, टेबल सोफा। व्हाट इज फिक्सचर्स? फिक्सचर्स, हाँ। हेल्प होती है, मतलब कि फर्नीचर को सेटल करने के लिए उसमें एडिशनल जो चीजें लगती है, नट बोल्ट्स। नट बोल्ट्स होते हैं। वेरी गुड, गलत है पर एकदम तूने सोचा फिक्स। हाँ, फर्नीचर को फिक्स कर दिया। नहीं, पर ये नहीं होता। फिक्सचर्स होते हैं बच्चे, जैसे जो सॉकेट्स होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, अंदर की जो वायरिंग होती है पूरी की पूरी, उसको फिक्सचर्स बोला जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि फर्नीचर के अंदर का जो नट है वो तो, आई मीन जो भी इसमें हार्डवेयर की चीजें हैं वो तो फर्नीचर ही बोला जाता है। लेकिन क्या पूरे घर के अंदर ऐसे वायरिंग भी होती है लाखों रुपए की? बिल्कुल। ठीक है, तो वो फिक्सचर्स बोला जाता है। मुद्दे की बात यूं नहीं है, जो भी है भाई 10% रेट है। आइए आगे देखते हैं सर, कितना आसान होता है कि ऊपर फर्नीचर देखते और 10% लगा देते। पर आइए, इन्होंने कुछ गलती करी है, आइए देखते हैं। वन स्टील टेबल। स्टील टेबल को फर्नीचर बोल सकता हूं ना? परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर, अच्छा जी, वो सोल्ड फॉर, बेच दिया सेम प्राइस पर। बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। लो जी लो, फर्नीचर को बेचा था तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू फर्नीचर। सेम प्राइस है तो प्रॉफिट तो निकल नहीं सकता। इन्होंने कर दिया बैंक टू सेल्स। आप समझिए, धीरे धीरे चलते हैं। करेक्ट एंट्री क्या है बच्चे? बैंक टू फर्नीचर। हाउ मच? ये करेक्ट एंट्री। पर आपने इस सेल प्रोसीड्स को कहां क्रेडिट कर दिया? अब आप मुझे बताओ, क्या ये आपकी सेल्स थी क्या? तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स टू फर्नीचर। यानी कि अब जब तुम अपने ट्रेडिंग में सेल्स लिखोगे, उसमें से 14,000 कम कर देना। और जो सेल्स को कमी तो करूंगा, सेल्स टू फर्नीचर है ना, तो सेल्स तो कमी करूंगा। और दूसरा रही बात फर्नीचर की, फर्नीचर को बढ़ाना है या कम करना है? कम ऑन, रेक्टिफाइड एंट्री प्लीज। इजी है। हाँ, सेल्स टू फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर को कमी तो करोगे, बेच दिया था आपने, रिकॉर्ड ही नहीं करा उस चीज को बेचने। ठीक है, तो मैं एंट्री जो डाल रहा हूं वो क्या है बच्चे? सेल्स टू फर्नीचर। कितना बच्चे? तो भाई मैंने सेल्स भी कम करी है, फर्नीचर भी तो कम करा है। अब आप मुझे बताइए फर्नीचर है कितने का? 2,14,000। और अब देखो कैसे हिंट मिलती है। 2,14,000 में से 14 बाहर करोगे, 2 लाख। फिगर भी अच्छी यानी स्टार्ट हो जाती। 2 लाख। उस 2 लाख का कितना रेट डेप्रिसिएशन का? 10%, 20,000। यानी कि फर्नीचर के ऊपर 20,000 का पीएनएल में जाएगा। और बैलेंस शीट में 2,14,000 लिखोगे पहले, उसमें से 14,000 बाहर कर दोगे, और उसमें से फर्दर कितना? 20,000, ये जो भी डेप्रिसिएशन। समझ आ गया ना बच्चे? ठीक है ना, भी करेंगे तो दोबारा पॉइंट देखते रहेंगे, डोंट वरी। पॉइंट नंबर बी क्लियर है सबको? लास्ट पॉइंट बच्चे, पॉइंट नंबर सी। ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%। ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीन। तो पहले तो मैं ऐसे ही देख रहा हूं, ऑफिस इक्विपमेंट है कितने का? कितना अच्छा होता सर, 160 का कितना परसेंट लगा देता मैं? 15।
अगर क्वेश्चन इतना होता मैं इतना ही कर देता, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट बोल रहा है वो, परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। लो जी लो, आपने टाइपराइटर परचेज करा। टाइपराइटर कह सकता हूँ फिक्स्ड एसेट होता है, और उसको मैं यही बोल रहा हूँ कि वो क्या है, मेरा ऑफिस इक्विपमेंट। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चे, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश, यही होना चाहिए था ना। पर मैंने क्या डाल दिया, परचेज टू कैश। क्यों परचेज बढ़ा दी भाई, परचेज जब लिखोगे ट्रेडिंग में तो उसको कम कर दोगे, और जो ऑफिस इक्विपमेंट है 1,60,000 का, उसको क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो 1,60,000 में 40 बढ़ा दूंगा, 2 लाख, और 2 लाख पे 15% लगा दूंगा। 2 लाख का 15% 30,000 पीएनएल। हाँ जी, एक बात बताइए, मैं एंट्री लिख देता हूं। आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी बच्चे, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री होनी थी। और आपने क्या एंट्री डाल दी, तो आप ही बताइए ना, मैं सिस्टम में रेक्टिफाइड क्या डालूं। ऑफिस इक्विपमेंट की तो वैल्यू बढ़ी रही है, और परचेज की वैल्यू कम हो रही है, तो बढ़ा दोगे तो 2 लाख की वैल्यू हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट की, उसके ऊपर 15% लगा देंगे। कहिए साहब जी, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए सर, अब हमें बनाना क्या था, हालांकि हम स्टार्टिंग में देख सकते थे, क्या बनाना है बच्चे, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। क्या पेपर में आप सीधा ट्रेडिंग बनाओगे पहले, नहीं, पूरा साथ में चलता। अगर आपने गलती से ऐसा शुरू कर दिया, आप कभी किनारे लगा ही नहीं पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, सर पहले ट्रायल को हैंडल करेंगे एडजस्टमेंट्स को, एडजस्टमेंट्स को। तो शुरू कर दीजिए, फॉर्मेट बनाइएगा ट्रेडिंग का, पीएनएल का, बैलेंस शीट का, स्पेस देके बनाइएगा, और पहले एडजस्टमेंट को डाल दो सारी के साथ, ठीक है बच्चे। और जहां जहां अटकोगे मुझे बताना, मैं उसमें इंडिविजुअली हेल्प करूँ। हाँ दोस्त, क्या कह रहे, मैं कह रहा था हमने सेल्स पर डालेगा तो सेल्स कम होगा। हाँ, सेल्स टू फर्नीचर, तो सेल्स भी कम होगा और फर्नीचर भी कम होगा। हाँ, एंट्री सोर्स, प्रॉफिट नहीं है क्योंकि लिखा था वो सोल्ड फॉर सेम प्राइस। अगर अलग कर देता तो प्रॉफिट प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आता, ठीक है ना, तो इजी था, है दोस्त। पर कोई बच्चा एडजस्टमेंट और फाइल है ही बच्चों के पास, टेलीग्राम पे डाल दूं फाइल। हाँ, है ग्रुप में, सारे बच्चे टेलीग्राम पर हैं, ठीक है। अगर नहीं हो तो एक बार ज्वाइन कर लेना बच्चे की, फिर वो मतलब, या फोटो खींच लो एटलीस्ट, मतलब ऐसा कर लो। स्क्रीनशॉट भेज दूं, भेज दे, स्क्रीनशॉट भेज दे। मिलनी है, मैं अभी ना वो जहाँ प्रिंट के ऑर्डर दिए हैं, बट वो छुट्टियों पे गया हुआ है। बाकी बच्चों को मिल गया ना इसकी हार्ड कॉपी, नहीं, किसी को भी नहीं मिला हुआ, गई हुई है यार वो छुट्टी से। अभी मैं खुद ही जाऊंगा यार, अब 10 दिन हो गए वेट करते करते उन लोग का यार। बाकी सब्जेक्ट्स की मिली है आपको, इसकी नहीं मिली है, बाकी दो मिल, मैथ्स की मिली है। वो तो है, अभी 3 बजे फ्री हो रहा हूँ मैं, अभी जाके ही मैं खुद ही कराता हूँ। इधर बच्चे आपकी फर्स्ट क्लास है, क्या नाम है आपका, अनन्या। अनन्या जी को समझ आ गया, चलो अभी ट्राई करना एक बार। और
अभी आ जाएगा ऐसे। टेलीग्राम पे भी एक बार लिंक है आपके पास? रुक जाओ, एक मिनट करता हूँ, स्क्रीन पे कर दूंगा उसका, फोटो खींच लेना अभी, ठीक है? जानवी जी को आगे समझ। जानवी जी ग्रुप में बहुत एक्टिव है। मैसेज तो नहीं पड़े हुए हैं भाई। मैं उस पे, अब मैंने गलत क्या हो गया, मैं क्लास लेते टाइम ना, अब ये कनेक्ट हो गए, तो भेजे जा रहे बच्चे कह रहे हैं सर अभी हमारा पढ़ाई पे फोकस नहीं, मैसेज पढ़ने दो हमें पहले। ठीक है, बाकी बच्चों की क्लास कह रहे सर ये हटाओ आप इसको। मैंने ना आईपैड और वो कनेक्ट कर दिया था, तो क्लास लेते हुए मैसेज आते जा रहे थे। चलिए ये वाला देखेंगे। मैंने कराना हो तो बोल देना बच्चों, जहाँ अटक रहे होगे, ठीक है? ऑनलाइन में भी अगर लग रहा हो। टेलीग्राम लिंक, हाँ जी मैडम भेज रहा हूँ। ये फाउंडेशन है मेरा। कहीं डाउट है ना, पूछना बच्चे से। हम्म? देख, जब तू सेल्स डाल रहा है ना, तू एडजस्टमेंट कैसे डालेगा, पहला पॉइंट कैसे डाला, सेल्स का पहले पहले डेबिट कैसे किया। हाँ तो सेल्स का हाँ, और इस चीज का था वो फर्नीचर लिख दे चाहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या था सेल्स, फर्नीचर में था ना? हाँ फर्नीचर दिखा दे। ये देख आंसर में जैसे अगर आप देखोगे, सेल्स लिया, इतना लंबा लिखने का कोई ऐसा नहीं है, लेस सेल ऑफ फर्नीचर 14,000 है, फर्नीचर भी लिख दिया तो ही चल रहा है। बस जो दिया हुआ ऑर्डर वो छुट्टी पर गया हुआ है, इस वीक में ही कोशिश है, मैं रिटर्न खुद ही जाके मैं वो करवा, इस वीक में मिलने की पूरी कोशिश है। वो तो यार बहुत लेट हो गया यार, मुझे पता नहीं था यार, एक मिनट रुको।
ऑनलाइन में भी कर रहे हैं बच्चे? हो रहा है? हो गया पूरा? पूरा कर लिया? जो फर्नीचर को डेप्रिशिएट कितना 10%, फर्नीचर शुड हैव 10%। आपने टेबल परचेज करा था ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000, वो सोल्ड फॉर सेम प्राइस, तो हमने बेच भी दिया उसको। तो फर्नीचर को जब मैं बेचता हूँ स्टील टेबल का फर्नीचर, तो हम एंट्री ये डालते हैं बैंक टू फर्नीचर, ठीक है। पर मैंने क्या करा, अकाउंटेंट बट द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू सेल, उसने डाल दिया बैंक टू सेल्स। तो आप मुझे बताओ सेल्स थोड़ा ना क्रेडिट होना चाहिए था, तो मैं सेल्स को डेबिट कर दूंगा और फर्नीचर एग्जैक्टली सेल्स टू फर्नीचर। तो इसके दो इफेक्ट क्या हो गए, जब आप ट्रेडिंग में सेल दिखा रहे हो उसमें से 14,000 माइनस कर दो, और फर्नीचर जो 2,14,000 का था उसमें से 14,000 माइनस कर दो, क्योंकि जो मैंने फर्नीचर बेचा है तो मुझे फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए, तो मैंने करा ही नहीं था। हाँ करवा दूं? चलिए आइए बच्चे, मैं एक बार ना, जो बच्चे कर रहे हैं करते रहो अपना, ठीक है। और एक बार मैं आपको पैटर्न से एक बार बताता जाता हूँ कहाँ पे जाना है, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट था मेरा बिल्डिंग का, लिखते जाइएगा, मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, आप साथ साथ लिख लेना उसको, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना। अब आप मुझे बताओ बिल्डिंग है कितने की? 6 लाख रुपए। तो आप देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लिखूंगा बिल्डिंग कितने रुपए से, 6 लाख से, और कितना परसेंट डेप्रिशिएट होना था, 5%। तो आपको दिख रहा होगा लेस डेप्रिसिएशन 30,000, तो मेरा 5,70,000 आएगा, ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब इसी पे ही हूँ अभी, और डेप्रिसिएशन कितना डालूंगा, पीएनएल में कितना डिप्रिसिएशन डालूंगा, 30,000 का। तो आप अलग से डाल दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऐसे करके लिख दो टू डेप्रिसिएशन किस पे, बिल्डिंग पे, कितने रुपए बच्चे, 30,000। बिल्डिंग वाला क्लियर है। नेक्स्ट पर आई, फर्नीचर बाय 10%, ठीक है। तो फर्नीचर बाय 10%, और एक फर्नीचर जो मैंने खरीदा था और बेच दिया पर सेल में डाल दिया। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जो आपकी सेल्स आ रही होगी वो ज्यादा आ रही होगी ना बच्चे, तो ये मैंने सेल्स पकड़ा 23 लाख का, कहाँ लिखूंगा इसको पहले मैं, यहाँ पर। और भाई 23 लाख तो ज्यादा है, कितने से, 14,000 से। रही बात फर्नीचर की, फर्नीचर भैया, फर्नीचर नहीं, आई एम सॉरी, स्टील टेबल था, हाँ स्टील टेबल ही था ना, ठीक है। फर्नीचर कितने से है बच्चे, 2,14,000। तो मैं बैलेंस शीट में 2,14,000 दिखाऊंगा, जिसमें से कितने माइनस कर दूंगा, 14,000, तो कितना रह जाएगा, 2 लाख, ठीक है बच्चे। अब इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2 लाख पे 10%, तो ये मैंने लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो बाहर कितना आ जाएगा, 180। और रही बात पीएनएल में, तो आप डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डालो ना, 20,000 रुपए, कोई दिक्कत वाली बात,
पहले बिल्डिंग का डाला था 30,000, इसका 20,000 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%। सर जी ऑफिस इक्विपमेंट है कितने का? 160। तो पहले तो मैंने बैलेंस शीट में 160 लिख दिया। मैंने कहा बाद में दिमाग लगाऊंगा, पहले ऑफिस इक्विपमेंट कितने का आना चाहिए? 160। यही है ना? लेकिन अब मैं इसकी वैल्यू को रेक्टिफाई करूंगा। आपने एक टेबल परचेज करा, सॉरी टाइपराइटर परचेज करा था 40,000 का, आपने उसको कहां डेबिट कर दिया? परचेज में। अरे भाई कोई परचेज में डेबिट करने की चीज थी? आपको तो टाइपराइटर परचेज करना चाहिए था, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करना चाहिए था। आपको तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था। तो आप मुझे बताइए, ऑफिस इक्विपमेंट तो 40,000 से बढ़ जाएगा ना बच्चे, तो 2 लाख आ जाएगा। और रही बात परचेज की, क्या इस परचेज के अंदर 40,000 ज्यादा नहीं है? तो मैंने उसको माइनस कर दिया, परचेज में से माइनस कर दिया। क्लियर है? हाँ दोस्त, साथ साथ कैसे चलेगा एडजस्टमेंट्स फिर परचेजेस को तो फिर क्या है? चलाना पड़ेगा। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि आपको परचेज भी अपडेट करनी है। मतलब अगर ये जैसे रेक्टिफाइड वाला है, तो इसमें तू कह सकता है डेप्रिसिएशन और तू एक एरर रेक्टिफाई कर रहा है, वो साथ में ही चलाना। समझ रहे? अच्छा, ये समझ आया बच्चों को? अभी तक पर मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई। ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 15%। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का हुआ बच्चे? 2 लाख का। 2 लाख का 15% 30,000, तो बाहर कितना आ जाएगा? 170। और मैं पीएनएल में भी 30,000 रुपए ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 30,000 डाल दूं। क्लियर है जी? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों। आखिरी वाले पॉइंट में क्या है जी? मोटर कार 20%। अच्छा जी, मोटर कार कितने का है? 2 लाख। तो पहले मैंने 2 लाख के मोटर कार को यहां लिखा, मोटर कार 2 लाख। फिर 20% डेप्रिसिएशन 40,000, तो आउटर कॉलम में 1,60,000। और मोटर कार की डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए यहां भी जाएगी बच्चे। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे सिंपल, 440 है, एक जाएगा ट्रेडिंग में और एक जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा होगा 4,40,000। क्लियर है? हम्म। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखा दो, एक ये रहा और एक बैलेंस शीट में दिखा दो। 4,40,000 का एसेट। फिर हमने क्या करा था बच्चे? 2 मंथ रेंट फॉर गोडाउन। याद है, 1 महीने का 5500 आया था, 2 महीने का 11,000 आया था। ये आउटस्टैंडिंग है। अच्छा जी, पर पहले मैं रेंट को पकड़ूंगा। ये रेंट 55,000 कहां दिखाऊं पहले? पीएनएल में। ये आ गया मेरा रेंट, इधर है जी 55,000। रेंट दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा, सॉरी 55 आ गया। कितना आउटस्टैंडिंग था आपका? 11,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 66। और ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये आप लाइबिलिटी भी बनाएंगे बच्चे। आउटस्टैंडिंग जो आ रहा है 11,000। ये रहे आपके दो इफेक्ट। कहिए, क्लियर है? आगे सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, 3 लाख का लोन था, 12% था, 36,000। 11 महीने का 33,000। बुक्ड कितने का था? 27,000। देखो कैसे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है ये? 27,000। इसका मतलब आपके पीएनएल में, पीएनएल में आपको पहले 27 दिखना चाहिए।
बट टोटल खर्चा कितने का बन रहा था बच्चे? 33। इसका मतलब कितने का नहीं बना अभी तक? 6000 का। तो मैंने ऐड कर दिया, और एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी दिखा दूंगा 6000 की। तो आप पहले क्या करिए, 27 में 6 ऐड करके पीएनएल में दिखाओ 33,000। दूसरा, तुम आउटस्टैंडिंग अलग से 6000 दिखा सकते थे। इधर क्या हो रखा है, लोन कितने का चल रहा है भाई का? 3 लाख। उसमें ही ऐड कर दिया। सर ये जरूरी है? जरूरी नहीं था। आप लोन को एज इट इज 3 लाख दिखा दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6000 दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बच्चे, इन्होंने बस ऐड कर दिया, इट्स नॉट नेसेसरी। आप चाहते तो आप कहते सर मैं तो 3 लाख और 6000 अलग लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात। बैड डेट्स का, अब अगर मैं आपको बोलूं बैड डेट्स में, अगर आपको याद हो तो बैड डेट्स के लिए सबसे पहले जो अंदर का डेटा है वही डालते हैं। ये जो डेटर्स है, ठीक है, ये डेटर्स 8,60,000 किधर जाएगा बच्चे? कहने से बैलेंस शीट, है ना जी? एसेट है मेरा। क्या कुछ एक्स्ट्रा बैड डेट्स थे एडजस्टमेंट में थे? नहीं थे। ठीक है, लेकिन सर ट्रायल में तो थे। ट्रायल में क्या था? अरे ट्रायल में सर बैड डेट था। कहाँ है, आओ देखते हैं। ये किधर जाएगा? पीएनएल। बेटे ऐसे मत करियो, पेपर में ट्रायल को कहीं भी नहीं भेजा। तू बाहर आ गया कैसा? पेपर तो 1.5 घंटे में ही खत्म हो गया। ठीक है ना, मतलब वो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए किधर जा रहा होगा ये? पीएनएल में। और पीएनएल में बैड डेट्स किधर है रे? इनका वर्किंग नोट नहीं देखने का अपने को। टू बैड डेट कितने रुपए का बच्चे? 20,000। पहले क्लियर है? अब ओपनिंग प्रोविजन कितने का बना हुआ था ऊपर? 30,000। याद करो सर, अब आप प्रोविजन पे आ गए। हाँ बेटे, डेटर डाल दिया मैंने जहां डालना था, बैड डेट डाल दिया, प्रोविजन की तो बात करूंगा। प्रोविजन कितने रुपए का चल रहा था? 30,000। इसका मतलब समझ रहे हो, ओपनिंग प्रोविजन था 30,000। क्लोजिंग के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कितना बना दो? कैसे मालूम है? 5% ऑफ डेटर्स, 8,60,000 का 5%। तो मुझे बताओ क्रिएट कितना करूंगा? तो एंट्री क्या डालूंगा? पीएनएल टू प्रोविजन। तो 13,000 का खर्चा दिखाओगे ना जी? 20,000 का बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपए? 13,000 रुपए। क्लियर है? और अब आपका क्लोजिंग प्रोविजन कितना हो गया? 43,000। क्योंकि जो प्रोविजन का बैलेंस होता है वो हम लोग भेजते हैं जी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी है मेरी। कहिए क्लियर है बच्चे? फिर मैंने आपके साथ इंश्योरेंस की बात करी थी। इंश्योरेंस का टोटल खर्चा कितने का दिया था? इंश्योरेंस का टोटल खर्चा कितने का था बच्चे? 55,000। जिसमें से कितना पर्सनल खर्चा था? 40,000। याद है? क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा था। जो बच गया वो 15 महीने का है। तो कितने महीने आगे के साल के थे? 3। तो वो 3,000 बन रहा था ना, जिससे आपका ये कितना आ रहा था? 12,000। और ये जो 3,000 है, पहले एक बार लिख लो, एक बार, ये हो गया ना? क्लियर है ना बच्चे? ठीक है। और मैं बैलेंस शीट में क्या करूंगा? प्रीपेड बन गया। और वो जो मेरी ड्राइंग्स थी 1/20 की, वो 40,000 से बढ़ जाएगी, क्योंकि ड्राइंग्स भी तो बढ़ गई। कहिए साहब जी, इसके बाद तो ऊपर से नीचे डालना है जी, उसके आगे आपके दिमाग का काम। कितने बच्चों की मैच हो गई है बैलेंस शीट? इधर हो गई, और इधर नहीं हुई अभी, क्यों? पोस्टिंग मतलब वही ट्रायल ही डाल रहा है ना, एडजस्टमेंट हो गई ना सारी? नहीं सर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं हुई? नहीं, मुझे वो आ नहीं रहा है कि कैसे प्लेसमेंट था। देख दोस्त, वो तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो बोल।
क्योंकि वो, हाँ ठीक है, मतलब टाइम लग रहा है कि कैसे डाल रहा है। पर देख, जो इम्पैक्ट जो जो लग रहे हैं वो तो हाथ के हाथ ही उठा के सीधा ट्रायल के भी उठा के और उसी को ही अपडेट करती है, समझ रहे, मतलब वो वाली चीज है। मानसी जी का हो गया, देखते हैं एक बार। स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, चाहे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग हो गया बच्चों का। कर लो ट्राई करो। अभी आगे नहीं जाऊंगा, फिर एक बार दिमाग लगाओ एक बार। पीएन। सर लास्ट एंट्री इंश्योरेंस वाली बता दीजिएगा। कौन सी एंट्री दोस्त? सर इंश्योरेंस वाली लास्ट। देख दोस्त, इंश्योरेंस का ना 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर इंश्योरेंस। प्रोप्राइटर इंश्योरेंस ना पर्सनल खर्चा होता है दोस्त, ठीक है, तो वो ओके सर। आपके इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड है। तो तेरी इंश्योरेंस गिवन कितने की है? 55,000। उसमें से कितना बाहर कर देगा? 40,000। तो पहले कितना आएगा? 15। पहले बता, 15। पहले ये समझ आया पहले। हाँ सर सर आगे समझ। अब ये जो 15 है ना, ये 15 महीने की है दोस्त। 1 4 से 30 6, ये 15 महीने की है। ओके सर। और वो 3 महीने जो, वह तो 12 महीने का खर्चा होता है, 3 महीने आगे के हैं, मतलब वो प्रीपेड खर्चा हो गया था। कितने का? 3,000 का। तो 3,000 ही 3,000। बाहर करेगा, तो तेरा एक्चुअल खर्चा इस साल का तो 12,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पीएनएल में क्या जाएगा? 12,000 का खर्चा जाएगा। रही बात बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपने ड्राइंग्स बढ़ा दी, और दूसरा इफेक्ट आपका क्या गया कि वो प्रीपेड बन गया आपका 3,000 से। हो गया सर आगे समझ। हम्म। ऑनलाइन में मैच हुआ है किसी का? रौनक जी, माधुरी जी।
ट्रेडिंग आ गया। पीएनएल, पीएनएल नहीं आया। पीएनएल के आइटम बोलूं मैं? 7,18,000। हाँ वो हम्म। इनका छोड़ो, मैंने वो काट दिया। अब बैड डेट अलग देखो, प्रोविजन आती है। ठीक है, ले दे के तो 33 यार, हमने बस इसको अलग कर दिया, 313 कर दिया। एक 7,18,000। हम्म।
बहुत टाइम लग गया वैसे, मुझे लगा था हो जाएगा। तन्वी जी का हुआ, बैलेंस शीट मैच हो गई। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,73,000। कुछ तो क्या हो गया बेटे, मैं ही कराऊं क्या? कोई नहीं ट्राई करो, जहाँ अटक रहे हो एक बार बता देते ना, मुझसे करोगे उसकी लर्निंग अलग होती है। हम्म। की जगह क्रिएट करता तो क्या पता है। तो मैं 43,000 क्रिएट करता, ओपनिंग 30 होता, 43 क्रिएट करता तो क्लोजिंग 73 आ जाता। फिर तू पीएनएल में 43 दिखाता और क्लोजिंग में 73 दिखा। समझ? ठीक है, पूरी बैलेंस शीट होगी मैच।
सोचो इंश्योरेंस प्रीमियम की मैंने जो ड्राइंग्स थी इसको यहाँ पर बनाई थी इंश्योरेंस प्रीमियम का ड्राइंग्स, हाँ वो जो एडजस्टमेंट ड्राइंग्स तेरी जो ट्रायल में एक 20 थी, क्या पूछ रहा है, क्या डाउट है? ड्राइंग्स वहाँ पे थी एडजस्टमेंट में 40 थी तो वो मैं दिखाऊंगा पीएनएल में पीएन, हाँ 55,000 में से 40 तभी माइनस कर रहा हूँ ना मैं, 55 की टोटल है, लेस ड्राइंग्स 40,000, लेस प्रीपेड 3,000, इधर 12,000 आ रहा होगा ना। वो तो बहुत धीरे सॉल्व करो अभी तो बहुत बहुत दिनों बाद आया हुआ है, तो भूल गए सारी चीजें। ये कितने नंबर का आएगा बैलेंस शीट में थोड़ी 16 नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब पीएनएल में जो टैग आ रहा है वो फ्री है, उसका बैलेंस शीट में जो टैग आ रहा है वो फ्री है, नेट प्रॉफिट की हो रहा है। चेक कर पीएनएल आइटम बाय आइटम कितना है। रुको, मैं पीएनएल का आइटम सबका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट नहीं, एक बार मैं नेट प्रॉफिट से शुरू करता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, मैं जो आइटम बोल रहा हूँ आप वो टिक कर दीजिएगा। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा और डिस्काउंट लिखा होगा आपने 16,000 का, इससे तो क्रेडिट साइड पे नहीं है। आइए डेबिट साइड पे देखते हैं, अब टोटलिंग एरर होगा वो अब आप चेक कर लोगे अपने आप, ठीक है। टोटलिंग से बाहर आ जाओ। सैलरी 1,10,000 से डेबिट करा है, मैं डेबिट साइड बोल रहा हूं। गोडाउन का रेंट 66,000, रेंट एंड टैक्सेस 21,000, डिस्काउंट अलाउड 24,000, कैरेज आउटवर्ड 20,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000, इलेक्ट्रिसिटी 22,000, इंश्योरेंस 12,000, डेप्रिसिएशन टोटल मिला के 1,20,000 आ रहा होगा। तो एक बार आप बताएंगे चार डिप्रिसिएशन कौन कौन सी थी अमाउंट के साथ? 30 30 20 30 30। 20 अब ये जो भी है वो अलग बात है, टोटल आपका मैं मैच करा रहा हूं, 1,20 ही आ रहा होगा। जनरल एक्सपेंस 30,000, बैंक चार्जेस 16,000, बैड डेट 20,000, प्रोविजन 13,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 33,000, मोटर कार एक्सपेंस 36,000। ठीक है जी। अब अगर आपका मैच नहीं हुआ तो टोटलिंग एरर होगा, अगर कोई उसमें डाउट है तो बताइए। बैलेंस शीट बताइए, बैलेंस शीट कितने बच्चों की मैच हुई? इधर हो गई है अब, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर आपने कैपिटल लिखा होगा 16,20,000 का, जिसमें आपने ऊपर से जो प्रॉफिट आया वो ऐड कर दिया। ड्राइंग्स 1,20 की ट्रायल में थी, 40 की और आ गई थी बच्चे, ठीक है। तो फाइनली आपका ये कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल में से ड्राइंग्स और प्रॉफिट, ड्राइंग माइनस होगी, प्रॉफिट ऐड होगी। विश्वनाथ जी का लोन चल रहा था 3,00,000 का, 6,000 का आउटस्टैंडिंग, 3,00,000 6 एक साथ दिखा दिया। क्रेडिटर एज इट इज 4,30 आए हैं और आउटस्टैंडिंग रेंट वही वो जो 5,500 2 महीने का था। लाइबिलिटी में यही है। एसेट के अंदर 4,40 का स्टॉक आपने डाल दिया था, 8,60 के डेटर में से 43 माइनस करोगे, प्लोवेज वो 8,17,000 आ गया होगा। बिल्डिंग की वैल्यू 570, मोटर कार 160, ऑफिस इक्विपमेंट 170, फर्नीचर 180, कैश एट बैंक 14,000, कैश इन हैंड 26,000 और प्रीपेड आपका 3,000। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अब अगर कहीं पे आपका अटक रहा है प्लस माइनस में तो वो आप देखोगे एक बार, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? आई, वेरी गुड। एक क्वेश्चन तो और कराना है बेटे, छोटा क्वेश्चन है पर अपन अभी देखेंगे अभी। ठीक है, अब टोटलिंग चेक करते रहना उसकी, कोई दिक्कत नहीं, मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन नहीं है बट ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार।
ठीक है। सेनु गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स। भाई सेनु गुप्ता एंड कंपनी है, उनके पास कितने वर्कर हैं जी? 8। ओवर पेड 30,000 पर मंथ। अच्छा जी, एट द रेट ऑफ 30,000 per month each in the year ending 31st March 19। तो मेरे को बस इतनी बात समझ आ रही है अभी, ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, और इससे पहले से उनकी ज्वाइनिंग तो हो रखी है ना बच्चा? कितने वर्कर है? 8। कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 30,000। आगे क्वेश्चन क्या आ जाएगा पता नहीं। द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज 19-20। अच्छा, यानी कि हो सकता है कुछ 19-20 के ऊपर डेटा हो। द कंपनी रेज सैलरी बाय 10,000 to 33,000 पर, यानी कि ये जो लेबर है इनकी जो सैलरी थी 30,000, कितने की हो जाएगी? 33,000। कैसे पता लग रहा है? एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जब नया साल आया तो उनकी सैलरी बढ़ा दी। ठीक है बच्चे। ऑन 1 अक्टूबर 19, क्या बता सकते 1 अक्टूबर 19 किधर आ रहा है? ये रहा सर जी, 1 अक्टूबर 19। द कंपनी हायर 2 ट्रेनी एट अ सैलरी ऑफ 21, यानी मैंने इस दिन 2 ट्रेनी और हायर करे 21,000 पर मंथ पर। एक को 21,000 दूंगा, दूसरे को 21 दूंगा हर महीने। और आप ये ना भूलिएगा, टोटल लेबर आपके 8 तो चल ही रहे थे और 2 और आ गए, ट्रेनीज आ गए। द वर्कफोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन एरियर। इसका क्या मतलब? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे। इनको जो सैलरी दी जा रही है वो कब दी जा रही है, ये सवाल है। फर्स्ट वर्किंग डे, पहली तारीख को मिलेगी, लेकिन क्या लिख रहा है वो? 1 मंथ इन एरियर। मतलब ये होता है अप्रैल की सैलरी 1 मई को मिलेगी। और क्या? क्यों? मतलब आप नौकरी पे जाओगे, आप नौकरी पे जाओगे, पहले दिन जाएगा सैलरी मांगेगा। अप्रैल फर्स्ट, डेली डेली की सेटलमेंट चाहते हो आप बेटे? वो तो दिहाड़ी मजदूर हो गए बेटे। एनुअल नहीं है रे, मंथली सैलरी होती है भाई। एक बात बताओ, कल को नौकरी करोगे, ठीक है? आप मुझे बताइए, अभी नया मंथ स्टार्ट होने वाला है फरवरी का। लेट्स सपोज आपकी फरवरी में जॉब लगी, तो आप 1 फरवरी को नौकरी पे गए, ठीक है? सुबह 10 से 6 की ड्यूटी थी आपकी, तो आप 6 बजे पैसे मांगने लग जाओगे। आप बोलो पूरा दिन हो गया, पूरे दिन का काम है, ठीक है? तो बेटे आपकी कोई नौकरी लेबर वाली थोड़ा ना लगी है, अच्छा, ठीक है? एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है महीने के हिसाब से। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाई पूरे महीने काम कर ले और अब जो पहला दिन आएगा उसका उससे मिलेगी। और अगर आपको बात क्लियर नहीं हुई तो क्वेश्चन ने आगे भी बताया है, इसको और एक्सप्लेन करा है। एम्प्लॉई रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी। तो आपको क्लैरिटी दे रहा है क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। मैं बस आपको इतना बोलना चाह रहा हूं, पूरे महीने काम कर लो, पूरे महीने कुछ मत बोलना, अगले महीने की पहली तारीख को पैसा दे दूंगा आप। यही बात है ना? चलिए, क्वेश्चन कह रहे हैं amount of salary which would be charged to PNL for the year ending 31st March 20। वो कह रहा है 19-20 में सैलरी का खर्चा। क्या 19-20 में सैलरी की पेमेंट पूछ रहा है या खर्चा पूछ रहा है? दैट मीन्स ऑन ड्यू बेसिस। तो आप सुनिएगा जरा, क्या आपके ये 8 लेबर पूरे 12 महीने रहे हैं? तो 8 लेबर को 33,000 रुपए मिला होगा, ये 1 महीने का हो गया। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, ये तो लेबर का हो गया। पेमेंट जैसे मर्जी हो, मेरे को तो ड्यू बेसिस पे खर्चा निकालना है। इसके साथ साथ कौन? 2 ट्रेनी जिनको मिलेंगे 21,000 पर कितने महीने का ड्यू हो गया? हाँ जी, आधे साल। हाँ हाँ एग्जैक्ट बताओ। 6 मंथ्स। हाँ ठीक है, आधा था, ठीक है। तो आपका ये आपका खर्चा है
पहले पॉइंट का आंसर ये जो आएगा 34,20,000। पहला पॉइंट क्लियर है? देखते हैं आप सेकंड पॉइंट में क्या दिमाग लगाते हो। अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी 19, वो कह रहा है भाई मुझे अब 19-20 में, ये रहा 19-20, वो कह रहे खर्चे की नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि मैंने 19-20 में पे कितना। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने मार्च महीने का पे करा होगा? तो इसका मतलब मार्च के महीने में 8 लेबर मल्टीप्लाइड बाय 33,000 नहीं दिया होगा, समझ रहे हो? दूसरी बात, 2 ट्रेनी उसको 21,000 नहीं दिया होगा। तो इसका मतलब आपने ट्रेनी को, तो इसका मतलब 5 महीने की पेमेंट करी होगी, ट्रेनी को पेमेंट तो 5 महीने की गई होगी, और लेबर को कितने महीने की? 11 महीने। यही आंसर है, और भी दिमाग लगाना, तो लगाओ फिर। तो जो पहले एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जो पिछला मार्च है उसकी पेमेंट तो 1/4 को ही होगी, तो वो तो इस साल की पेमेंट में काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं पिछले मार्च की, कौन सा था, मार्च 19, 8 लेबर को 30,000, ठीक है जी। करंट ईयर में अप्रैल 19 से लेके फरवरी 20 की जी पेमेंट हुई होगी, मार्च 20 की पेमेंट नहीं हुई, मार्च 20 की पेमेंट 1 अप्रैल को ही होगी, वो अगले साल चला गया, वो पूछ रहा है 19-20 की पेमेंट बताओ। ये जो 8 लेबर हैं जिनको 33,000 मिला है, कितने महीने लिखूंगा? एग्जैक्टली 11 महीने। रही बात ट्रेनीज की, ट्रेनीज को 1 अक्टूबर 19 से लेके 28 फरवरी 20 तक की मिलेगी, मार्च की तो उनकी भी नहीं जम रही इसमें। तो 2 ट्रेनी 21,000, 5 महीने। अभी आपकी कैलकुलेशन में जो भी आएगा ये आपकी पेमेंट है जी। Not employee 33,000 11 months, 2 trainees 21,000 5 months। बेटे कैलकुलेशन हो जाएगी ना, छोड़ दो उसको, समझ आ गया ना आपको? ठीक है, आखिरी वाला बताइएगा। 33,54,000। तभी मैं कह रहा हूं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, आप छोड़ो आप अभी, ठीक है। आपको पर आप ये समझो, आप ये आपको कॉन्सेप्ट होने का, कैलकुलेशन में थोड़ा ना अटकना चाहिए आपको। अगला देखिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 20। वो कह रहा है साल के आखिरी दिन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एग्जैक्टली 2 महीने, 1 महीने, क्यों 2 महीना, क्यों 1 महीना? मार्च की, मार्च की मार्च का 8 लेबर 33,000, 2 ट्रेनी 21,000, सो दैट्स 8 इंटू 33,000 एंड 2 इंटू 3,06,000। ये सब, और अगर आपको ये लग रहा हो आपने कोई नई बात सीखी, कुछ नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग की बातें चल रही है, इसमें कोई देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट। वो तो आपसे बस पूछ रहा था पीएनएल में कितना दिखाऊं, तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए ड्यू बेसिस पे होना चाहिए। फिर वो पेमेंट देख रहा था तो आपको समझ आना चाहिए एक्चुअल पेमेंट क्या होता है। और तीसरा आउटस्टैंडिंग की नॉलेज होनी चाहिए आप। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, 8 मार्क्स का आ जाता है बच्चे ऐसे। बताइए, क्लियर है? चलिए, तो मेरे हिसाब से बच्चे जितना हमने करा है उसको अब आप फर्दर आगे देखना, नेक्स्ट क्लास में ऐसा हो सकता है खत्म हो जाए, बट अगर दिक्कत आ रही होगी तो एक क्लास और रखेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ, मतलब इसकी प्रैक्टिस घर पर करना अभी, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन करना, मतलब एटलीस्ट ये हो जाए, ट्रायल तो सीधा सीधा जा रहा है, इजी एडजस्टमेंट तो जा रही है, समझ रहे हो? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत